हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग संगठन के आधार पढ़ेंगे। बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का 5वां चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग 4 चैप्टर्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। लोक प्रशासन का अर्थ प्रकृति, जो कि पहला अध्याय में था। दूसरा में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन क्या है, इसमें समानता और असमानता। तीसरा चैप्टर नवीन लोक प्रशासन भी पढ़ चुके हैं। और चौथा लोक प्रशासन की पद्धतियां एवं उपागम को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 5वां चैप्टर है संगठन के आधार। संगठन के आधार में हम लोग पढ़ेंगे कि संगठन क्या है, इसकी परिभाषा को जानेंगे। फिर संगठन और प्रशासन में क्या अंतर है। फिर उसके बाद संगठन के प्रकार क्या है, संगठन का बेस क्या है। फिर सार्वजनिक निगम को पढ़ेंगे, इसका अर्थ को जानेंगे, इसके उद्देश्य, कारण, जितनी भी प्रकार का इसमें जो है आता है संगठन के आधार में, उन सारी बातों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं संगठन के आधार को। सबसे पहले हम संगठन के आधार में जो मूने का थॉट है कि संगठन उतना ही प्राचीन है जितना स्वयं मानव समाज। संगठन के बारे में मूने बताते हैं कि संगठन उतना ही पुराना है जितना कि मानव समाज, यानी जब से मानव समाज है तब से संगठन है। आइए इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि संगठन शब्द आंग्ल भाषा के शब्द ऑर्गेनाइजेशन का एक हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ ऐसे अवयवों से है। इसका कुछ अवयव है, कुछ तत्व है जो कि आपस में इस प्रकार अंतः संबंधित, ठीक है, होते हैं और वे सभी मिलकर एक यूनिट के रूप में कार्य करते हैं, एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, अब परिभाषा जानते हैं। संगठन की परिभाषा, संगठन की परिभाषा अनेक विद्वानों ने दी है, जिसका कि कुछ विद्वानों की परिभाषा, जिन विद्वानों की परिभाषा थोड़ा शॉर्ट में था, उन विद्वानों की परिभाषा हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले मैकफारलैंड के अनुसार, मैकफारलैंड ने संगठन के बारे में बताया कि निश्चित व्यक्ति समूह, यानी कि निश्चित भी है और वो क्या है, व्यक्ति का समूह है, एक व्यक्ति नहीं है। निश्चित व्यक्ति का समूह द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्य को ही हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। इसमें सब कुछ निश्चित है, व्यक्ति निश्चित है, व्यक्ति का समूह निश्चित है, और क्या पर्पस से हम संगठन या व्यक्ति का समूह जो है हम बने हैं, ग्रुप बने हैं, वो भी निश्चित है। प्राप्त किए जाने वाले कार्य को ही संगठन कहते हैं। लूथर गुलिक, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, इन्होंने कहा है कि संगठन जो है सत्ता का औपचारिक ढांचा है, यानी कि फॉर्मल ढांचा है, जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजन तथा निर्धारित किया जाता है। संगठन के बारे में लूथर गुलिक ने कहा है कि सत्ता ये औपचारिक है, यानी फॉर्मल है, जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना है हमें, और उसे प्राप्त करने के लिए जो कार्य करते हैं, उसमें भी विभाजन किया जाता है और उनका समन्वय भी किया जाता है। एक विलियम शुल्जे ने कहा है कि संगठन मानव सामग्री उपस्कर कार्यस्थल, संगठन क्या है, मानव का संगठन है, सामग्री है, यानी कि मतलब सामग्री है, और उपस्कर है, जो भी संगठन में कोई अगर कार्य करते हैं तो कार्य करने में जो भी सामान की जो है आवश्यकता पड़ती है, तो कार्यस्थल भी है, एवं अन्य साधनों का एक
क्रमबद्ध व्यवस्थित संयोजन है, जैसे तैसे नहीं है, व्यवस्थित किया हुआ है, जिसका उद्देश्य होता है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना। एक और विद्वान है एम मार्क्स, इन्होंने कहा है कि संगठन उन ढांचे का नाम है जो शासन के प्रमुख कार्यवाह तथा उसके सहायकों को सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये जो है एम मार्क्स का कहना है। अब आइए हम जानते हैं संगठन के प्रकार को। ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कितने प्रकार का संगठन होता है? मेन रूप से संगठन दो प्रकार का होता है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं, औपचारिक संगठन को जानते हैं। औपचारिक संगठन क्या होता है? एक तरह से ये लीगल होता है और ये जो है मतलब कि औपचारिक होता है। फॉर्मल जैसे कि एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। यानी अनौपचारिक हो गया कि वो व्यवस्थित नहीं होगा और उसका कोई लीगल ये नहीं होगा। ठीक है, और फॉर्मल क्या होता है? औपचारिक होता है, लीगल होता है। इसका संगठन का वह स्वरूप है जो व्यवस्थित और नियोजित ढंग से बनाया जाता है, जिससे प्रत्येक स्तर पर स्थिति, अधिकार और उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। संगठन का जो औपचारिक संगठन है, इसकी भी कुछ परिभाषाएं हैं, जो साइमन की परिभाषा बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर एग्जाम में आता है तो साइमन की परिभाषा को अवश्य लिखना है। औपचारिक संगठन वह है जिसमें व्यवहार और संबंधों को जानबूझकर औचित्य के आधार पर संगठन के सदस्यों के लिए योजनाबद्ध कर दिया जाता है। उर्विक ने कहा है, इनका भी परिभाषा बहुत ही प्रसिद्ध है। उर्विक ने कहा है कि संगठन से तात्पर्य है औपचारिक ढांचा जिसकी रचना स्पष्ट सिद्धांतों, नियमों और उपनियमों के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा लिया जाता है। बर्नार्ड ने कहा है कि अब दो या दो से यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं एक दिए हुए उद्देश्य की तरफ जानबूझकर समन्वित की जाती है तो उसे हम औपचारिक संगठन कहते हैं। पिफनर की परिभाषा बहुत ही प्रसिद्ध है। पिफनर ने कहा है कि औपचारिक ढांचा अंतिम सत्ताधारियों की दृष्टि में कार्य आधिकारिक संगठन है, वह आधिकारिक ढांचा है और इस प्रकार यह कानूनी है। हमने शुरू में ही कहा कि यह लीगल होता है, यह कानूनी रूप से होता है, क्योंकि एक तरह से ये गवर्नमेंट का ही कोई संगठन होता है। ठीक है, इसीलिए जो है ये औपचारिक होता है, जो कि लीगल होता है, व्यवस्थित होता है, ये उत्तरदायित्व के लिए काम करता है। ठीक है, और इसके अलावे एक और है जिसे कि हम अनौपचारिक संगठन कहते हैं। अनौपचारिक संगठन को हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम औपचारिक संगठन की अब विशेषता को पढ़ लेते हैं कि जो औपचारिक और अनौपचारिक होता है तो औपचारिक संगठन की विशेषता क्या होता है। इसकी कई विशेषताएं हैं। जैसे पहला है कि यह संगठन व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर बनाया जाता है, ये व्यक्ति द्वारा ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। यह प्रदत्त अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह जो है व्यक्तिगत होता है, इसमें जो अव्यक्तिगत होता है ये जो है अव्यक्तिगत। ठीक है, ये अव्यक्तिगत होता है क्योंकि ये निजी नहीं होता है, ये पब्लिक होता है, इसलिए इसे व्यक्तिगत पर्सनल नहीं कह सकते हैं, ये सार्वजनिक होता है, पब्लिक होता है। चौथा जो है इसमें प्रत्येक स्तर पर स्थिति, अधिकार, उत्तरदायित्व की स्पष्ट रूप से व्याख्या दी जाती है। इसमें आदेश की एकता का सिद्धांत पाया जाता है, आदेश की एकता। इसमें श्रम विभाजन संभव होता है। इसमें संगठन जो है चार्टों का निर्माण और प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब संगठन है, संगठन किस लिए बना है, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बना है। अब उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो संगठन बना है तो एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट में नाम लिखेंगे, उद्देश्य लिखेंगे, कितना अचीव किए ये भी लिखेंगे, और ये आदेश की एकता भी होता है कि जो ऊपर लेवल का जो मतलब हायरार्की सिस्टम होता है कि जो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो सबसे पहले जो ए है, ए जो है मैनेजमेंट करते हैं, यानी एक तरह से जो है प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं। अब ए के बाद ए के नीचे जो है बी है, तो बी को ए की बात माननी पड़ेगी।
फिर बी के बाद सी है तो सी को बी और ए दोनों का बात मानना पड़ेगा। जैसे डी है तो डी को ए बी अपने से जो ऊपर है सी, फिर ऊपर बी है, फिर उनके ऊपर ए है। तो ये हायरार्की सिस्टम होता है, ये इसका जो है विशेषता होता है। लाभ क्या होता है, औपचारिक संगठन का क्या क्या लाभ होता है, इसके जो हेंस और मेसी ने औपचारिक संगठन के कई गुण या लाभ को बताया है। जिसमें पहला है अधिकारों और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट व्याख्या होने के कारण आपसी मतभेद नहीं उभर पाता है। जैसे कि कोई संगठन है और आपस में जो व्यक्तिगत, इसमें व्यक्ति का समूह ही संगठन बनता है, तो कई व्यक्ति है। अब इसमें क्या होता है कि ऐसा सिस्टम बना रहता है, ऐसा सबके ऊपर जिम्मेदारी दिया जाता है कि मतभेद कम होता है। दूसरा पॉइंट है कि पूर्णतया नियोजित होने के कारण इसमें कार्यों का दोहराव नहीं हो पाता है, क्योंकि सारे लोगों को कार्य बटा हुआ है, बांट दिया गया है। तो इसमें एक कार्य को 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति नहीं कर सकता है, या एक ही कार्य को 2 बार 3 बार नहीं किया जाता है। अगला जो गुण या लाभ है कि विभिन्न व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों के निश्चित होने से उनके मध्य अंतर स्वतः समाप्त हो जाता है। फिर आगे है कि अधिकारों और उत्तरदायित्वों की स्पष्ट व्याख्या की वजह से संगठन के कर्मचारियों में टाल मटोल की आदत नहीं पनप पाती है, क्योंकि सारे व्यक्तियों का अपना अपना अधिकार दिया गया है। किसका कौन सा अधिकार है, उत्तरदायित्व भी दिया गया है। तो इससे क्या होता है, इसके वजह से कर्मचारियों में टाल मटोल की आदत नहीं पनपता है, क्योंकि सारे लोगों को कार्य बटा हुआ है। अब जिसका जो कार्य है उसके ऊपर उसी को करना है, चाहे वो जैसे करे, उसका काम दूसरा कर्मचारी नहीं कर सकता है। इसलिए टाल मटोल की इसमें संभावना नहीं रहती है। 5वां जो पॉइंट है कि संगठन के इस रूप में अवसरवादिता और पक्षपात के अवसर प्रायः नहीं प्राप्त होते हैं। इसमें जो अवसरवादी होता है और पक्षपात पूर्ण जो होता है कि उसका पक्ष वो लेगा, इसका पक्ष ये लेगा, तो ये भी इसमें जो है नहीं होता है। ठीक है। छठा जो है इसका गुण कहिए या लाभ कहिए कि औपचारिक संगठन उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से उपयुक्त और सरल है। 7वां पॉइंट है कि इसमें किसी एक ही व्यक्ति का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। इस प्रकार अत्यधिक महत्व की स्थिति समाप्त नहीं हो जाती है। अगला पॉइंट है कि इसमें कार्य के सही प्रयोगों या परिमापों का भली प्रकार निर्धारण संभव होता है। अगला पॉइंट है कि कार्यों और उत्तरदायित्वों की स्पष्ट व्याख्या होने से कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना व्याप्त हो जाती है। ये तो हमने गुण पढ़े या फिर इसका जो लाभ है वो पढ़े, लेकिन औपचारिक संगठन में कुछ दोष भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसे आइए जानते हैं। पहला है औपचारिक संगठन का एक सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज है वह है कि इसमें अधिकारी स्वहित में अपने अधिकारों का प्रयोग कर लेते हैं। अब देखिए, एक ही अधिकार है, एक तो लाभ में पढ़े कि सारे व्यक्तियों को अधिकार बटा हुआ है, किसका कौन अधिकार है सबको मालूम है, और उस अधिकार का प्रयोग करता है। उनके ऊपर जो भी उत्तरदायित्व दिया जाता है, जो भी कार्य दिया जाता है, जो भी अचीव करने के लिए कोई वर्क दिया जाता है, वो अपने अधिकार के थ्रू करता है। अब वही बात डिसएडवांटेज में कहता है कि जिस व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है तो उस अधिकार का वो क्या करता है, दुरुपयोग करता है। ठीक। दूसरा जो पॉइंट है कि इसमें पहल करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। ठीक। तीसरा जो है डिसएडवांटेज यानी दोष जो है, इसमें औपचारिक संगठन यांत्रिक मशीन की भांति हो जाते हैं, जो कि मनुष्यों में ज़्यादा अपने नियमों और नीतियों को महत्व देता है, क्योंकि वो सारे लोगों को नियम कानून पता है, किसका कौन नियम कानून है, किसका कितना अधिकार किसको दिया गया है, वो अधिकार भी उसे पता है। फिर इसमें डिसएडवांटेज की क्या बात है, चलो ठीक है। फिर भी जैसे गांधी जी देश आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई और फिर उसके बावजूद भी उसको जो है गोली से उड़ा दिया गया, तो कहा जाता है कि जितने अगर कोई व्यक्ति है उसमें अगर बहुत सारे गुण है तो अवगुण निकालने वाले भी कई लोग कतार में खड़े हैं। ठीक है, यही बात है। आगे जो है कि औपचारिक संगठन अनौपचारिक
संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करती है। इसमें एक दोष यह भी पाया जाता है कि इसमें समन्वय की समस्या बनी रहती है। अब तो समन्वय जब तक नहीं बनेगा तो कोई भी काम कैसे आगे बढ़ेगा। जैसे एक काम है और एक काम में 4-5 तरह का काम करना है, कोई चीज़ का जो है किसी भी चीज़ को अचीव करना है, कोई वर्क को अचीव करना है। अब उस वर्क को अचीव करने के लिए बहुत सारे इसमें कार्य होते हैं, तो बहुत सारे कर्मचारी भी है। अब एक ही काम को हमको करना है और 4-5 हम स्टाफ हैं, तो अपने में समन्वय करके नहीं चलेंगे, समन्वय करके अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, उस काम को नहीं प्राप्त करेंगे तो फिर कैसे होगा। तो क्या किया, इसको डिसएडवांटेज में दे दिया। चलिए आगे पढ़ते हैं कि इस संगठन में मनुष्य जो है संगठन का साध्य न होकर साधन होता है। ठीक है, वो तो आज के ज़माना में होगा ही, साध्य और साधन में जो कह सकते हैं। ठीक है, आगे जो है हम पढ़ेंगे अनौपचारिक संगठन। ये अनौपचारिक संगठन जो पढ़ेंगे अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे।